Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपको यूपीएससी हिंदी माध्यम में ढेर सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। देखिए, आपके लिए जो भी नए डेटा आ रहे हैं या जो भी आपके प्री कम मेंस वाले पर्पस से रिलेटेड जितने भी डेटा आ रहे हैं या कौन सी चीजें हो सकती है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा हो गया, साथ में आपके पॉलिटी की बातें हो गई और साथ में करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीजें चल रही है, सबको कवर अप करके हम आपके लिए ऐसी चीजें कवर कर रहे हैं जिससे क्या हो सके, जिससे कि आपके एग्जाम में प्री तो कवर हो, साथ में आपके मेंस के लिए भी ढेर सारे वर्ड्स मिल सके, ताकि ऐसे कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में उसको अच्छे से करके आए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारियां यहां से मिलने वाली बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू। तो मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अनअकैडमी पे। और अगर आपको किसी भी चीज की तैयारी करनी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या अदर एग्जाम्स हो, सबके लिए आपके लिए अनअकैडमी पे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ तैयारी कराई जाती है। तो आप जब भी चाहें अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सरल माध्यम है ज्वाइन करने का। आप जब चाहें तब अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बेस्ट एजुकेटर्स, एक एक सब्जेक्ट के कई कई एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, करंट अफेयर्स का देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसका बहुत ही रेलेवेंस है क्योंकि G20 हुआ, उसमें इसकी चर्चा हुई कि विदेश नीति को आकार देने में यूपीआई की भूमिका। ठीक है, यूपीआई क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूपीआई का आगे क्या महत्व है उसके बारे में देखेंगे। उससे रिलेटेड मेंस में कैसे चीजें बनेंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जितनी भी चीजें हैं हम उस सबको कवर करके चलेंगे और उससे क्या करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से आधार बन रही यूपीआई। तो बच्चा, ये मेरा रेफरल कोड है CU5। अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम के लिए क्या करना है, एडमिशन लेना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं CU5 को। CU5 यूज करने पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपके पैसे थोड़े से ज्यादा बच जाएंगे। जो डिस्काउंट अनअकैडमी देगी उसके बाद आपको ये रेफरल कोड यूज करने के बाद और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इस पे आपको थोड़े से पैसे ज्यादा बच जाएंगे। ठीक है, तो CU5 आप रेफरल कोड मेरा यूज कर सकते हैं। तो आइए सीधे चर्चा पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात करें अगर विदेश नीति को आकार देने में यूपीआई की क्या भूमिका है, सबसे पहले इसकी बात करें तो देखें अगर कि क्या होता है, चर्चा में क्यों आई ये बातें। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या बोलते हैं इसको, यूपीआई को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के 10 अरब लेन देन को पार करने के साथ ही भारत का डिजिटल ताकत नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। कितना, एक ध्यान से देखें, 10 अरब। ठीक है, 10 अरब बहुत होता है। ठीक है, और यही अगर बात करें और क्या हुआ, जो न केवल घरेलू सफलता बल्कि विदेश नीति में भी इसकी प्रमुख भूमिका को दर्शाता है कि सिर्फ घरेलू मुद्दे पर ही आगे नहीं चल रहा है यूपीआई, हर जगह यूपीआई यूज हो रहा है। आप इसको देख सकते हैं कि बाहर देश के जो राष्ट्राध्यक्ष आए या उनके सचिव आए, उन्होंने बहुत सारी दुकानों पर भी जाकर क्या किया, पेमेंट करने की कोशिश की। और आप देखिए यूपीआई के माध्यम से आपके जेब में अगर कैश नहीं है तो भी आप आराम से तुरंत स्कैन करते हैं। कोई भी एक एप्लीकेशन उठाया, आपने स्कैन किया, जिसपे भी आप ठीक है रजिस्टर्ड किए हुए हैं, और आप फटाक से पेमेंट कर सकते हैं। और ये बैंकों ने भी आजकल यूपीआई की सुविधा डायरेक्टली उपलब्ध करा दी। तो देखिए बहुत अच्छी बात है। बात करें अगर यूपीआई पर लेन देन वर्ष दर वर्ष 50% से अधिक बढ़ा है। अक्टूबर 2019 में पहली बार यूपीआई ने क्या किया था, 1 बिलियन मासिक लेन देन की सीमा को पार किया था। और आज देखिए कहां पहुंच चुका है, कितने कम समय में यूपीआई से लेन देन का। यूपीआई एक तरह से अब ऐसा माध्यम हो गया है कि आप देखिए, अगर मैं कहूं तो मेरी अपनी बात करूं तो मेरा पर्स जो है मेरे बैग में ही पड़ा रहता है। अगर मोबाइल हाथ में है तो मुझे पता है कि कहीं भी कुछ भी मुझे खाना हो, कुछ खरीदना हो, कुछ भी करना हो तो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट हो जाएगा। इसलिए टेंशन फ्री होकर सिर्फ मोबाइल अगर जेब में डाल के कहीं भी निकल जाता हूं तो मेरा काम आसानी से हो जाता है, पेमेंट के लिए काम नहीं रुकेगा। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसकी वजह से कितनी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। बात करें अगर यूपीआई और भारत की विदेश नीति में योगदान क्या, क्योंकि आईआर का चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो डिजिटल कूटनीति, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा होती क्या है। डिजिटल कूटनीति, कूटनीति आपको बताया था आईआर में क्या होता है। कूटनीति की जब बात करेंगे तो कूटनीति हमेशा सकारात्मक वे में होती है। सकारात्मक वे में कैसे होती है कि जिससे भी कूटनीति हम लगाएंगे तो सिर्फ इस बात से नहीं, इसको सरल भाषा में समझो कि सिर्फ अपने हित के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचे। हम क्या करेंगे, आपका भी फायदा हो, हमारा भाई ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन आपका भी हो हमारा भी हो। एक कूटनीति होती है कि आप हमारे साथ सहयोग करिए, हम भी आपके साथ सहयोग करेंगे, और वो हर मुद्दे पे होता है। तो डिजिटल कूटनीति कैसे काम कर रही है इस पे चर्चा करेंगे।
तो भारत का लक्ष्य डिजिटल प्रशासन को आगे बढ़ाकर ग्लोबल साउथ में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना है। ग्लोबल साउथ की जब बात करेंगे तो आपके इधर के जितने भी हैं साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे सबके सब। और इस ग्लोबल साउथ में क्या करेगा, अगर इसका बढ़ावा होता है डिजिटल प्रशासन का, तो भारत उसमें क्या नेतृत्व करना चाहता है, यानी आगे बढ़कर उस भूमिका को निभाना चाहता है। बात करें भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डीपीआई बोलते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, जोर देता है कि विकासशील देशों में भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास पर क्या किया जाए, चीन के फोकस से अलग कुछ होके काम किया जाए। चीन का फोकस कैसा होता है, चीन का फोकस अलग है, चीन का फोकस एक ही तरह से है। चीन क्या करता है, चीन सिर्फ और सिर्फ दोहन करना जानता है। जैसे अमेरिका ने शुरू किया था, शुरुआत में अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका अलग अलग कंट्रियों में इन्वेस्ट करके फिर बाद में क्या किया, अपने कुछ जगहों पे अपनी सेना भेज के फिर बहुत सारी ऐसे जगहों पे अपने सैन्य शक्ति को स्थापित करके एक तरह से देखा जाए तो उसके विदेश नीति में भी हस्तक्षेप करना, साथ ही क्या करना, वहां के संसाधनों का दोहन करना। और एक कहीं ना कहीं चाइना भी इसी पॉलिसी पे चलता है। चाइना उससे भी एक कदम आगे है, वो तो सामने पहले कर्ज देगा, फिर उस कर्ज के भुगतान के लिए आपको मजबूर करेगा, और फिर क्या करेगा, अगर आप भुगतान नहीं कर पाए तो आपके संसाधनों पर कब्जा करके आपको क्या करेगा, आपको पूरी तरह से लूट लेगा। और यहाँ पे अपने पड़ोसी देश हैं दो दो, वहां के हालात हमने देखे चाइना की वजह से कैसे हुए, तो आप स्वयं जानते हैं कि किस तरह से चाइना काम करता है। वही बात करें अंतरराष्ट्रीय विस्तार की, तो जून 2023 से भारत ने क्या किया, इंडिया स्टैक साझा करने के लिए आर्मेनिया, सियरा लियोन, सूरीनाम, एंटीगुआ और बारबुडा तथा पपुआ न्यू गिनी जैसे देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि यूपीआई का पेमेंट यहां भी शुरू किया जा सके। आप देखिए अलग कंट्रियों में भी आपका यूपीआई इंटरनेशनल हो रहा है ना। आप वीजा कार्ड यूज करते हैं, वीजा मास्टर कार्ड आपने देखा होगा, आप नॉर्मली क्रेडिट कार्ड लोग यूज करते हैं या डेबिट कार्ड आता है वीजा कार्ड, तो आप देखिए कैसा है, वो इंटरनेशनल तौर पे चलता है, क्योंकि वो जिसको जो हैंडलिंग कंपनी है वो पूरे विश्व में फैली हुई है। ऐसे यूपीआई को भी हम क्या करेंगे, पूरे विश्व में लेन देन का माध्यम बनाने वाले हैं, ठीक है। इंडिया स्टेक क्या करेगा, आर्मेनिया में, सियरा लियोन में, सूरीनाम में, एंटीगुआ और बारबुडा तथा पपुआ न्यू गिनी में भी हम समझौते पर हस्ताक्षर करके यूपीआई का वहां पे शुरुआत करने वाले हैं। इसी तरह यूपीआई की पहुंच फ्रांस, बहुत बड़ी बात है, फ्रांस तक पहुंच रही, यूएई, ठीक है, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हुई है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए टूरिस्ट की बात अगर करें, ठीक है, तो फ्रांस हमेशा इसमें आगे रहा है। और आजकल नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो लोगों का हो रहा है वो यूएई, यूएई में भी कहाँ आप जाएंगे, तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स में दुबई, हर कोई दुबई घूमने जाना चाहता है। पहले जैसे लोग का पेरिस का क्रेज हुआ करता था, आज वो दुबई का क्रेज हुआ है। आप देखिए यहाँ पे भी यूपीआई चल रहा है। सिंगापुर ऑब्वियस है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, हर कोई जाना चाहता है। ऐसी जगहों से अगर हमारे श्रीलंका भी ऑब्वियस है, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका लोग नहीं जाना चाहते, हालांकि बीच में श्रीलंका के कुछ हालात खराब हुए, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी कंट्रीज जहां पर बहुत सारे इंडियंस भी जाते हैं, बहुत सारे विदेशी भी आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे हम यूपीआई उपयोग करके क्या कर सकते हैं, ऐसे बाजारों में अपनी धमक ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और वहां पे क्या कर सकते हैं, जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे और हमारे यूपीआई का उपयोग होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं उस डिजिटल मार्केट में, उस डिजिटल प्रशासन में हमारा भी सहयोग होगा, और उससे क्या होगा, आपकी कूटनीति और अच्छी होती चली जाएगी, यानी कि सहयोग उस देश से और अच्छा होता चला जाएगा। बात करेंगे जापान, मॉरिशस और सऊदी अरब जैसे देशों ने क्या किया, भुगतान प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई, यानी कि अपना यूपीआई कहां तक पहुंचने वाला है, अपना यूपीआई जापान, मॉरिशस और सऊदी अरब जैसे देशों में भी पहुंचने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करें अगर ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी की बात करें, जिसको क्या बोलते हैं, GDPIR, तो भारत वैश्विक स्तर पर क्या है, डीपीआई पद्धति को साझा करने के लिए GDPIR के साथ क्या करने वाला है, एक योजना बना रहा है, जो क्या करेगा, G20 सदस्यों और अन्य देशों के बीच डीपीआई से संबंधित उपकरणों तथा संसाधनों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, ठीक है, सिस्टम के साथ समझौता करने से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, G20 के जितने भी सदस्य देश हैं, आप देखिए अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ठीक है, आप देखिए वैसे देश है, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ठीक है, ये वैसे देश हैं जहां पे आप देखिए कि बहुत ही ज्यादा आजकल डिजिटल मार्केट तो चल ही रहा है, चल रहा है, साथ में बहुत ही डेवलप्ड है। अगर यहाँ पे हमारा यूपीआई का,
ठीक है, समझौता हो जाता है और यहाँ पे उसको बहुत आसानी से यूज किया जाने लगे, तो क्या होगा, इससे होगा कि आप वैसे वैश्विक मार्केट में पहुंच जाएंगे जो कि विकसित कंट्रियां हैं, और विकसित कंट्रियों के साथ आपके साझा रणनीतिक हित जुड़ेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ बहुत सारे व्यापार समझौतों के साथ साथ आगे और भी बहुत सारी आपकी कूटनीति अच्छी हो सकती है, जिससे आपका काम अच्छे तरीके से चल सकता है। ठीक है, बात करें अगर आगे और क्या खास बात है, तो आर्थिक कूटनीति की बात करें, आर्थिक कूटनीति की, आर्थिक कूटनीति कैसे काम करती है, इस डिजिटलाइजेशन के द्वारा, इस यूपीआई के द्वारा। तो यूपीआई की सफलता विदेशी निवेश और साझेदारी को आकर्षित करती है, जो भारत के आर्थिक कूटनीतिक प्रयासों तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान देती है। ठीक है, क्या करती है, विदेशी निवेश को और साझेदारियों को आकर्षित करती है, जो क्या करेगा, आपके आर्थिक कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है आपको, यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर यूपीआई से, आप बोलेंगे यूपीआई से विदेशी निवेश क्यों आएंगे, जब आपका यूपीआई विश्व के विकसित देशों के साथ साथ लगभग सारी बड़ी कंट्रियों में काम करेगा, तो यानी कि आपका भुगतान पेमेंट का तरीका जो है वो विश्वसनीय है, आपके बाजारों पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि पूरे विश्व में उसका उपयोग हो रहा है ना। तो जब आपके ऊपर विश्वसनीयता बढ़ेगी तो क्या करेंगे, विदेशी निवेश आएंगे आपके यहाँ। साथ ही क्या होगा, लोग साझेदारी करेंगे अलग अलग तरीके से, कि भाई आप देखिए कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, यूपीआई पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम समझौता कर सकते हैं और भी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसी चीजों के साथ कि यार एक ऐसा ट्रस्टेड चीज है, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई, और ऐसे साझेदारियों के साथ बहुत सारे व्यापारिक समझौते और भी ढेर सारी चीजों की संभावना बढ़ते चली जाएगी। तो इसका देखिए कैसे एक आर्थिक कूटनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। बात करें अगर आगे इंडिया स्टैक की, तो इंडिया स्टैक एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है, जो कि क्या काम करता है, जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को उपस्थिति रहित, यानी कि आपको सामने उपस्थित रहने की जरूरत नहीं है, कागज रहित, पेपरलेस की बात हो रही है, और कैशलेस यानी कि पैसा लेके जेब में जाने की जरूरत नहीं नोटों को, सेवा वितरण की दिशा में भारत की कठिन समस्याओं को हल करने के लिए क्या करता है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, एपीआई क्या कर रहा है, इन सारी चीजों को कर रहा है। जैसे कि आप पेमेंट करने जाते हो, तो आप देखिए किसी बड़ी दुकान पे या किसी बड़ी जगह पे पेमेंट करने जाते हो, तो आपको कुछ नहीं, स्कैन करना है, अपने आप आ जाता है। ठीक है, स्कैन किया, आपने पेमेंट कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है, ये इंटरफेस कौन प्रोवाइड करा रहा है, इंडिया स्टैक के द्वारा, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, उसका एक पार्ट है जिसके द्वारा ये प्रोग्रामिंग करी जा रही है, और इसके द्वारा ही उस इंटरफेस को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे क्या होगा, कैशलेस आप जाओ, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ में आपके और कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, आपको वहां रहने की भी जरूरत नहीं है, पेपरलेस है, ऑब्वियस है, ऑनलाइन है तो पेपरलेस है, और इससे प्रदूषण भी तो कम होगा, ये भी तो ध्यान रखिए, पेपरलेस होगा तो प्रदूषण भी कम होगा। तो इंडिया स्टैक इन सब कामों में कैसे मदद कर रहा है। बात करें अगर इंडिया स्टैक सरकार के नेतृत्व वाली एक पहल है, जो क्या करती है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न डिजिटल सेवाओं को सक्षम करने के लिए एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की निर्माण पर केंद्रित है। ठीक है, और कैसा ये ढांचा बनेगा, इस संग्रह के घटकों का स्वामित्व और रख रखाव विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किया जाता है, और इसका लक्ष्य क्या है, इंडिया स्टैक का लक्ष्य है पहचान सत्यापन, डेटा विनिमय करना, साथ में डिजिटल भुगतान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना एवं बढ़ाना, ताकि उन्हें नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और कुशल बनाया जा सके। हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी यूपीआई के माध्यम से जैसे कहीं गलत पैसा आपका चला गया, गलती से आपने कुछ एक आध नंबर गलत डाला, आजकल तो हर किसी के पास है। ठीक है, यूपीआई पेमेंट की सर्विसेज कोई ना कोई एप्लीकेशन से तो हर कोई कनेक्ट है। यूपीआई कैसा है, आप किसी भी एप्लीकेशन से किसी भी एप्लीकेशन पे पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं, बस आपका रजिस्टर होना चाहिए, यूपीआई नंबर, आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी ये समस्याएं हैं कि गलती से कहीं और पैसा चला गया तो वापस आने की संभावना नहीं है, और भी सुधार की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, बाकी सारी चीजें तो ये क्या करता है, डेटा का सत्यापन करना, साथ में डेटा का विनिमय करना कि हाँ डेटा सही है, ठीक है, सामने जहां पैसा जा रहा है वो सही है, अकाउंट नंबर है सही है, प्रॉपर वे में एडेड है। ठीक है, साथ में डिजिटल भुगतान की प्रक्रियाओं को क्या करता है, आसान बनाता है, जिससे कि नागरिक सेवाओं को आसानी से हैंडल किया जा सके, नागरिक उसको आसानी से यूज कर सके और अपने उपयोग में ला सके। इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आइए बात करें, इसमें डिजिटल सार्वजनिक उत्पाद शामिल है। ठीक है, एक डिजिटल संसाधन तथा उपकरण
विभिन्न डिजिटल सेवाओं और पहलों का समर्थन करने के लिए जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, डिजिटल सार्वजनिक उत्पाद शामिल हैं जो क्या करते हैं, डिजिटल संसाधन तथा उपकरण क्या करते हैं, डिजिटल सेवाओं और पहलों का समर्थन करने के लिए क्या करते हैं, जनता को उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी जो मशीनरीज लगी रहती है इन कामों के लिए, ठीक है, जिसके द्वारा जनता इनका उपयोग करती है, ठीक है, उनको जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कैसे, ठीक है, इंडिया स्टैक में 3 प्रमुख लेयर शामिल है। कौन कौन सी, पहचान करना, भुगतान करना और डेटा का प्रबंधन करना, जो कि इसके द्वारा समर्थन प्राप्त होगा उस मशीन के द्वारा या उनके द्वारा जो मशीनरी यूज की जाएगी, उनके द्वारा जो चीजें उपयोग की जाएगी उसमें। ठीक है, तो पहचान करना, पहले पहचान किया जाएगा कि सही है कि नहीं जहां पे पैसा ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, भुगतान करेंगे आप, यानी पेमेंट करेंगे या पेमेंट लेंगे। साथ में डेटा प्रबंधन का करना कि वो जो डेटा है वो सेव रहे ताकि पता चल सके कि आपने ट्रांजेक्शन कैसे किया है। ठीक है, इसकी बात हो रही है। बात करें अगर आइडेंटिटी लेयर की बात करें यानी आधार की, तो आधार डिजिटल पहचान वाले उत्पादों की पेशकश करते हुए इंडिया स्टैक की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। तो आधार की भी बहुत जरूरत है इसके लिए, क्योंकि ये क्या करता है, पहचान के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि आप अंगूठा लगाएंगे आपका सारा का सारा डेटा पहुंच जाता है। वही बात करें, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के तहत क्या करता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। यानी आधार कार्ड की आपके बात हो रही सिंपली, ठीक है, और ये क्या करता है, आधार को निवास का प्रमाण माना जाता है, न कि नागरिकता का प्रमाण। यह भारत में निवास का कोई अधिकार नहीं देता है, इसको भी ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे। ठीक है, यानी कि जब आधार की बात करेंगे तो आधार आपका निवास का प्रमाण पत्र हो सकता है कि हाँ ठीक है आपका निवास इस स्थान पे है, लेकिन इससे आपकी नागरिकता नहीं प्राप्त हो जाती कि अगर आप किसी और देश के हैं तो उससे आपको भारत में नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रख के चलना है कि आधार सिर्फ आपके निवास का प्रमाण पत्र का एक एड्रेस प्रूफ है, बाकी और कुछ नहीं कि आपको भारत की नागरिकता मिलेगी आपके पास आधार कार्ड है। तो ये हालांकि इसको थोड़ा सा दूसरे वे में देखा जाता है, आधार कार्ड बना हुआ है तो क्या होता है, आप माने जाते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उसमें पेज हैं जो कि देखे जाएंगे। इसके बारे में एक दिन डिटेली में आपको बताऊंगा कि आधार कैसे कैसे चीजें चलती हैं, क्यों आधार बनता है और आधार का उपयोगिता कहाँ कहाँ है, और आधार का कैसे मिसयूज भी होता है कहीं कहीं जगहों पे। जैसे डेटा प्रोसेसिंग का अगर हमारे यहाँ पे सही नहीं है, डेटा का संरक्षण सही नहीं है। आप देखिए कि आप कोई चीज सोचते हैं, आप कोई चीज बोलते हैं, अगर आपका गूगल ऑन है, अगर आपने नॉर्मली देखिए कि आपको गूगल ऑन है तो बोल के आप चीजें सर्च कर लेते हैं। अगर नहीं भी ऑन है आपका गूगल, आप नॉर्मली बात करें, आपका इंटरनेट ऑन है और आप कुछ बोल रहे हैं, कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि यार मुझे खरीदना है, आप देखिए 2 मिनट बाद आप फेसबुक, इंस्टा या कुछ भी ऐसे एप्लीकेशन खोलेंगे, आपको उसका ऐड दिखने लगेगा। यानी कि आपके डेटा का संरक्षण सही तरीके से अभी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में डेटा लीक होने की ज्यादा चीजें होती है, एक दिन इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, बात करें पेमेंट्स लेयर की, यूपीआई की। यूपीआई की दूसरी लेयर धन संरक्षकों, पेमेंट रेल और फ्रंट एंड पेमेंट अनुप्रयोगों के मध्य क्या करती है, अंतर संचालितता सुनिश्चित करती है। किसके किसके बीच, ठीक है, धन संरक्षकों, पेमेंट रेल यानी कहां तक जा रहा है, फ्रंट एंड पेमेंट अनुप्रयोग, ठीक है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, किसको पेमेंट गया, किसने पेमेंट दिया, इन सारी चीजों की जानकारी रखती है। साथ में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि इसको हैंडल करने वाली चीज है, इसके द्वारा प्रबंधित फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी तृतीय पक्ष की निजी संस्थाओं को यूपीआई का लाइसेंस दिया गया है, जो कि सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया। पहले तो पेटीएम ने ही पूरा मार्केट छापा था, लेकिन आजकल गूगल पे और फोन पे दोनों ही इसमें कूद पड़े हैं। और फिलहाल लगभग जिसके फोन में आप देखेंगे तीनों ही उपयोग में रहते हैं, तीनों पे ही अकाउंट बना के लोग रखे रहते हैं। ठीक है, तो इसको लाइसेंस किसने दिया है, आपके नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो इसको हैंडल करती है, एनपीसीआई ने। बात करें अगर आगे कि डेटा गवर्नेंस लेयर की बात करें तो डिजिटल लॉकर डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर यानी डेपा पर बनाया गया है, जिससे क्या होता है, सहमति प्रबंधन प्रणाली शामिल है जो बेहतर वित्तीय, स्वास्थ्य और दूरसंचार से संबंधित उत्पादों तथा सेवाओं की जानकारी को क्या करता है, सुरक्षित रूप से साझा करने में सक्षम बनाती है। आपका डेटा स्टोर होता है, जब आप रजिस्टर करते हो मोबाइल नंबर मांगा जाता है, आपका अकाउंट नंबर मांगा जाता है, बहुत सारी चीजें मांगे तो यहाँ पे स्टोर होता है। जब आपका सर्च किया जाता है यूपीआई, आप देखिए जैसे स्कैन करते हैं आपका डेटा तुरंत आ जाता है, किसके माध्यम से, इसके माध्यम से। इसको एक तरह से गवर्निंग बॉडी कहते हैं जो कि डेटा का संरक्षण भी करती है। इसमें आधार केंद्रित डिजिटल पहचान वाले उत्पादों का सेट शामिल है और इसका उपयोग क्या होता है, 2 फैक्टर या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से दूरस्थ रूप से प्रमाणित करने, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक डिप्लोमा और बीमा पॉलिसियों जैसे डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड पर
प्राप्त करने सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल हस्ताक्षर सेवा का उपयोग करके दस्तावेजों या संदेशों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी किया जा सकता है, डेटा गवर्नेंस लेयर का। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आइए बात करें यूपीआई के अतिरिक्त भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटलीकरण के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं। कौन से किए हैं? जिनमें कोविन है, डिजी लॉकर है, आरोग्य सेतु बनाया गया था। जब आपके कोरोना फैला हुआ था तो आरोग्य सेतु से आपको पता चल जाता था कि आपके आसपास कितने कोरोना मरीज अभी मतलब हॉस्पिटलाइज हुए हैं या किस घर में निकले, इससे पता चल जाता था। साथ में सरकारी ई मार्केट प्लेस बनाया है। ठीक है, साथ में ये सभी भारतीय स्टैक की 3 मूलभूत लेयर्स का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑनलाइन चीजों को इस उपलब्ध कराने के लिए सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? इसको भारतीय स्टैक को, इसको याद रखना है इस वर्ड को। इंडिया स्टैक का विजन एक देश भारत तक सीमित नहीं है, इसे किसी भी राष्ट्र पर लागू किया जा सकता है, चाहे विकसित हो या विकासशील। यानी कि हम अपने डिजिटल मार्केट को क्या करेंगे? पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश करेंगे, नहीं कि सिर्फ भारत में ही हमें इसका उपयोग करना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए बात करें जरा, ठीक है, चीजों की कि कैसे यूपीआई चल रहा है। यूपीआई का आपको ध्यान रखना है, यूपीआई का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप देखिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया, G20 की समिट हुई और G20 की समिट में यूपीआई जैसे मुद्दों पर बहुत ही चर्चा हुई। किसने चर्चा की? चर्चा ऐसे हुई कि वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा जारी किया। ठीक है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करने वाला हूं। वर्ल्ड बैंक ने डेटा जारी किया कि डिजिटल माध्यम से किस देश ने कितना पेमेंट किया, उसी को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए। जबकि फिर भी भारत का जब डेटा देखा गया तो भारत का डेटा उसमें लोगों से बहुत आगे था। इसमें कई विकसित देश भी शामिल हैं, जिससे भारत डिजिटल माध्यम में पेमेंट करने में उनसे कई गुना आगे निकल चुका है। तो इसी को लेकर चर्चा हुई और इस चर्चा में और भी देखेंगे कि कौन कौन सी रिपोर्ट आई। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। साथ ही अनअकैडमी पर अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप मेरा कोड यूज करते हैं जो कि SHIV है, SHIV5 है। ठीक है, ताकि आपको अनअकैडमी की तरफ से जो डिस्काउंट मिल रहा है प्लस और भी ज्यादा डिस्काउंट मेरे कोड को यूज करने पे आपको मिल जाएगा। चलिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।